हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बायोलॉजी का एक बेहतरीन चैप्टर जो कि एक बेहतरीन सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जो है आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन है जो आपके सामने जो है विजुअल है, आप देख सकते हैं। और बाकी जो है जब लेक्चर चलेंगे तो फिर जो है आप इवेलुएट कर सकते हैं कि लेक्चर में कितनी जो है गहराई है। थोड़ा सा हम जो है जहाँ से वीडियो को लाइव कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। हम लोग इस समय जो है कोर क्लासेस से जो है लाइव हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर जो है चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर भी करिएगा। तो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन जो है एक बेस्ट फीचर होता है। रिप्रोडक्शन का ही देन है कि जो है आज पृथ्वी पर एक वेरियस डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की एराइज हो पाई है, और रिप्रोडक्शन की वजह से आज जो है सर्वाइबिलिटी जो है पॉसिबल हो पाई है। चल रहा है आइए, ठीक है, स्लाइड को आगे करो, बोले और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले जो है आप लोगों ने देखा होगा ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है परफॉर्म किया जा रहा था। जब किसी भी जीव के पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी थी ही, तो फिर नेचर ने क्यों जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोवाइड किया, क्यों जो है कोई जीव जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ अग्रसर हुआ। तो हम लोग पहले भी लेक्चर में देख चुके हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वहाँ पर वेरिएबिलिटी नहीं आ पा रही थी, वेरिएशन नहीं आ पा रहा था, और विदाउट वेरिएशन जो है अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन हो पाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, इसको कह सकते हैं कि वो इम्पॉसिबल है कि बिना वेरिएशन का पृथ्वी पर जो है इवोल्यूशन संभव हो पाए। तो फिर जो है इवोल्यूशन को लाने के लिए ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आया, और फिर उस वेरिएशन के जरिए जो है इस पृथ्वी पर नए नए जीवों की उत्पत्ति हो पाई है। थोड़ा सा हम बात करेंगे व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जब रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है, जो जनन की क्रिया है, वो गैमेट के फ्यूजन से होती हो। जब गैमेट आपस में फ्यूज करते हो और उस दौरान रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके सामने कंटेंट लिखा हो कि इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। अब बाइपेरेंटल प्रोसेस होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल। पेरेंट्स दो होने चाहिए लेकिन दोनों ही अपोजिट जेंडर के होने चाहिए। एक पॉइंट पे लिखा हुआ क्या बाइपेरेंटल प्रोसेस है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट का बनना नेसेसरी होता है, बिना गैमेट का बने गैमेट का पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है। जर्म सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, एक जो है सेल्स है उसको जो है हम लोग वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, दूसरी जो सेल है उसको जो है हम लोग जर्म सेल या जनरेटिव सेल्स कहते हैं। जनरेटिव सेल ही जो है आगे मियासिस करके गैमेट को जो है प्रोड्यूस करती हैं, उसी को कहते हैं जर्म सेल्स एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर मेन इवेंट्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Fertilization of male and female gametes occurs in order to obtain the zygote। जब वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो उनका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आता है उसको जाइगोट कहते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है ये मेल गैमेट है, और यहाँ पर एक बड़ा सा जो है फीमेल गैमेट है। इन दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन होने के बाद जो है यहाँ पर एक सेल बनेगा, इस सेल को हम लोग जाइगोट कहते हैं। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो। इसी को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के नाम से भी जानते हैं। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को सिनगेमी कहा जाता है। Syngamy. The process of fusion of male and female gamete is called as syngamy, and the resulting product of syngamy zygote is formed. And this zygote is the first embryonic stem cell because zygote has ability to generate all the organs which are found in a complete animals. Then after
अभी हम लोगों ने बात किया कि जो गैमिट बन रहे हैं यहाँ पर, मेल गैमिट और जो फीमेल गैमिट जो बन रहे हैं, ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है ये मियोसिस के दौरान बनते हैं। क्योंकि जो गैमिट्स होते हैं, ये गैमिट जो है हैप्लॉइड सेल होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं ये, और किसी भी डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होने के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होता है, इसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। तो ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स एंड मियोसिस, सिनगेमी एंड कॉन्जुगेशन आर इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। These three processes are most important for this sexual reproduction, that is meiosis, syngamy and conjugation. Without these processes, sexual reproduction is not possible. Then after, genetic variation among the offspring allows the evolution to proceed and produces their offspring less rapidly. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन के कारण जो है पृथ्वी पर नए नए जातियों की उत्पत्ति संभव है। दूसरा जो है कि ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत स्लोली प्रोसेस है, बहुत धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसमें टाइम कंजम्पशन जो है अधिक होता है। देन आफ्टर, प्रोमिनेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। इसमें जो है एक मेल सेक्स ऑर्गन की जरूरत है और एक जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन की जरूरत है। देन आफ्टर, नाउ अब हम बात करेंगे कौन कौन सी वो घटनाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, क्यों जो है यहाँ पर समय जो है अधिक लगता है, उसके पीछे रीज़न है, उसी को हम लोग कहते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इवेंट्स हैज़ बीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 तरह की घटनाओं की बात हम लोग करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। दैट इज द फर्स्ट इवेंट्स इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मीन्स इवेंट्स बिफोर द फर्टिलाइजेशन। ऐसी घटना जो निषेचन से पहले होती है उन घटनाओं को हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स दैट इज इंक्लूडेड इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्स्ट वन, गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड वन, गैमेट ट्रांसफर। These are the 2 events that are included in pre-fertilization events, and then after fertilization, fertilization is the fusion of male and female gamete, and finally post-fertilization means events after the fertilization. Simply we can say that the post-fertilization events is also called as embryonic development. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम लोग आगे जो है इन घटनाओं को 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि इसमें 2 घटनाएं हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। देन फिर बात करेंगे कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? Gametogenesis is a process of gamete formation. You can say that the process of gamete formation. Gamete formation in bracket you can write male gamete or sperm formation and female gamete or egg formation. So this is the gametogenesis. The process of formation of gamete is called as gametogenesis. 2 kinds of gametogenesis process has been observed. In case of male, it is called as spermatogenesis. Spermatogenesis, and in case of female is called as oogenesis. The process of spermatogenesis and oogenesis are collectively known as gametogenesis. Then after gamete transfer, चूँकि
गैमेट जो बनते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के पास बनते हैं, देन उसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पास लाया जाता है और फाइनली उसको जो है इनकुलेट किया जाता है या इंसेमिनेट किया जाता है फीमेल जेनेटेलिया में, तो उसको कहते हैं हम लोग गैमेट ट्रांसफर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। Now the process of gametogenesis is clearly divided into two parts, oogenesis and spermatogenesis। छोटा सा एक प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया स्लाइड के जरिए। This is the process of spermatogenesis। What is spermatogenesis? The process of formation of sperm। स्लाइड में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को दिखाने का प्रयास किया गया है, आप लोग देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के दो बड़े अच्छे जो है स्टेप्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें आ जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड देन स्पर्मिएशन। प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। दिस इज द स्पर्मेटोगोनियल सेल और इसमें जो है पहले जो है माइटोसिस, ये सेल 2n नंबर है। ये बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी spermatocytes, and these primary spermatocytes are undergoes meiosis and changes into secondary spermatocyte, and then after it completed meiosis second and changes into spermatid. This is the haploid cell and called spermatid. So the process of formation of spermatid is called spermiation. And then after this spermatid changes into spermatozoa. After the formation of spermatozoa, these spermatozoa are embedded into the Sertoli cells. And this process is called as spermiation. This is process called as spermiogenesis. And this is called as spermiation. The process of formation of spermatid is called as spermiogenesis, and the attachment of spermatozoa of the wall of Sertoli cells is called as spermiation. तो ये जो है प्रोसेस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। देन आफ्टर इसके बात करेंगे हम oogenesis का। नेक्स्ट स्लाइड लाओ भाई, इतना गर्मी हो रहा है।
Now the second process is gamete process, gamete transfer, and gamete transfer is what? The transfer of spermatozoa from male body to female genitalia. It's called as gamete transfer. In most of the organism, male gametes is motile and the female gamete is stationary or non-motile. Thus, the transfer of male gamete is required. In aquatic plants, and gamete transfer takes place through water, which is called as zooidogamy. When the transfer of gamete takes place with the help of water, then called as zooidogamy or hydrogamy. And male gametes are produced in very large number because a large number of male gametes are lost during the transport. ये लाइन ये कह रहा है कि जो मेल गैमेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं या मेल गैमेट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए जो है जो मेल गैमेट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने की आवश्यकता होती है। तो ये एक नेचुरल एडेप्टेशन है कि जो मेल गैमेट होते हैं बहुत वास्ट नंबर में बनते हैं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर डिस्ट्रक्शन भी हो जाए फिर भी जो एक दो जो है गैमेट एक तक पहुंच जाते हैं। आगे चेंज करो। दिस इज द हाइड्रोसील सर्जरी। आप लोग जानते होंगे कि जो है जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मीन्स कि जो टेस्टिस है वो टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर होता है, और जो स्क्रोटम है उसको सिंपली टेस्टिस एंड स्क्रोटम को यस करें थोड़ा छोटा करो, क्लियर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है टेस्टिस होता है। टेस्टिस एक कवर के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, इसको स्क्रोटम कहा जाता है या हिंदी में इसको ब्रिसलकोस कहते हैं। टेस्टिस और स्क्रोटम दोनों को एक साथ सामूहिक रूप से हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये हाइड्रोसील की सर्जरी को दिखाया गया है। किसी किसी पेशेंट में ऐसा होता है कि वाटर डिपोजिशन के कारण जो है टेस्टिस की साइज़ या फिर जो है पूरा स्क्रोटम की साइज़ लार्ज हो जाती है, तो फिर उसको जो है सर्जरी के जरिए जो है उसको जो है चीरा लगा करके उसके अंदर जो पानी वगैरह होता है उसको डिस्चार्ज आउट कर दिया जाता है। इसको हम लोग हाइड्रोसील सर्जरी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरह से जो है चीरे लगाते हैं हाइड्रोसील सर्जरी में। देन आफ्टर आप देखेंगे कि यहाँ पर साइज़ काफ़ी बड़ा है, और फिर जो है आफ्टर सर्जरी ये देखिए आपका ऐसे चीरा लगा हुआ है। फिर जैसे इसके अंदर जो भी जो है मटेरियल भरा हुआ है, जब उसको निकाल दिया जाएगा तो फिर जो है ये टेस्टिस फाइनली जो है इस तरह से हो जाता है। तो ये जो है एक हाइड्रोसील सर्जरी है। जब इन फ्यूचर आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको जो है ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा जो है एक स्लाइड जो है आप लोगों को दिखाया गया है कि हाइड्रोसील सर्जरी कैसे किया जाता है। तो ये इस तरह से हाइड्रोसील सर्जरी हम करते हैं। पूरा का पूरा जो है वो स्क्रोटम नहीं काटेंगे, हल्का सा चीरा लगा करके फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी लिक्विड भरा हुआ है, हमने बताया कि इसका नाम हाइड्रोसील। हाइड्रा मीन्स क्या होता है? वाटर। हाइड्रा मीन्स वाटर, और इसके अंदर जो भी वाटर है वो देखिए आप जो भी यानी कि लिक्विड मीडियम है उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। जब इसको निकाल देते हैं तो फिर ये जो है जो टेस्टिस का जो साइज़ है वो फिर नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। देन फाइनली जो इसको सिलाई करके और छोड़ देते हैं। यही है हाइड्रोसील सर्जरी। तो आप देख सकते हैं बड़े आसानी से आप देख सकते हैं ये हाइड्रोसील के अंदर ये टेस्टिस को दिखाया गया है। जब आप रियल में टेस्टिस को देखेंगे तो ह्यूमन टेस्टिस नहीं देखा होगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं गोट वगैरह का देखा होगा। जब गोट कटर जो उसको काटते हैं तो वहाँ पे दिखाई दिया होगा ये स्क्रोटम है बाहर से, दिस इज द स्क्रोटम, और इसके अंदर ये टेस्टिस जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द टेस्टिस। जो टेस्टिस होता है हल्का व्हाइट कलर का होता है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है एक टेस्टिस को दिखाया गया। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन? इट इज अ कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम पेरेंट्स। ये जो है दो गैमेट का आपस में संयोजन है। जो गैमेट होंगे वो एक ही पेरेंट्स के हो सकते हैं या दो अलग अलग पेरेंट्स के हो सकते हैं। Then after it result in the formation of single cell diploid zygote. As you know that जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं क्योंकि वो मियोसिस के दौरान बनते हैं। एंड देन आफ्टर जब उनका फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो जो है एक डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं।
and this diploid cell is called as zygote. Zygote is also called as first embryonic stem cell. It is of two types. It is of two types, external fertilization and internal fertilization. जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है दो तरीके से हो सकती है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि निषेचन जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी. और अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें फीसेस हैं, एम्फीबियंस हैं. अगर फीसेज और एम्फीबियंस की हम बात करें तो जो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है. फीमेल के बॉडी से बाहर जो है फीमेल जो है अपने एग को बाहर डिस्चार्ज कर देगी वाटर में, और मेल जाएगा अपना वहाँ पर जो है सीमेन उसके ऊपर डिस्चार्ज कर देगा. तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. दो बेहतरीन ग्रुप जो है इसके एग्जाम्पल हैं, एक फीसेज एंड सेकेंड वन एम्फीबियंस. तो दिस इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है, यानी कि विद इन द बॉडी हो, तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. मोस्ट ऑफ द जो है मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जो है इंटरनल होता है, लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. जो रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स है उसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है. अब इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है इसमें अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग लोकेशन होता है. जैसे अगर मैमल्स की हम बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, और फैलोपियन ट्यूब का भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की हम बात करें तो स्थमो एम्पुलरी जंक्शन पर निषेचन की क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है. तो ये जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. नाउ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही चीज़ है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नीचे आप एक जो है स्लाइड देख सकते हैं, आप देख के पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ का स्लाइड है. क्या दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्या दिखाया गया डायग्राम में? ये जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को दिखाया गया है. जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपने जो है स्पर्मेटोजोआ को बाहर डिस्चार्ज कर रहे हैं, और फिर जो है फीमेल आएगी और वो भी जो है अपने एग को बाहर डिस्चार्ज कर देगी. देन आफ्टर स्पर्मा और ओवा का फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होगी वो कंप्लीट होगी. लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है. वहाँ पर जो सीमेन होता है उसको जो है फीमेल जेनिटलिया के अंदर जो है इंसेमिनेट करना पड़ता है. आगे चलो. अब कुछ कंडीशंस हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, आप देख सकते हैं कि इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन वाटर. पानी की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कोई बच्चा बताएगा पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में? वाटर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ जो है जो एग्स हैं या फिर जो स्पर्मेटोजोवंस हैं उनका डेसिकेशन हो सकता है, वो ड्राई कर सकते हैं, सूख सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर वाटर मीडियम की आवश्यकता पड़ती है. तो कभी भी जो है अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो वो वाटर में ही होगा, ड्राई कंडीशन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. सेकेंड वन, मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. ये आपको एग्जाम्पल दिखाया गया कि मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक मेजोरिटी ऑफ एल्गी, प्लांट की बात कर रहे हैं. देन आफ्टर निडेरियंस, यू नो वेरी वेल निडेरियंस. फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ा होगा, हाइड्रा पढ़ा होगा, फिर जो है फाइसेलिया पढ़ा होगा. तो जो निडेरियंस हैं यानी कि फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मेंबर हैं उनमें जो है जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा. एंड मेनी फीसेस, एम्फीबियंस. अभी आप लोगों को पहले वाले स्लाइड में बताया ही कि जो एम्फीबियंस हैं और फीसेस हैं उसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है. यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को दिखाया गया इस डायग्राम के जरिए. एक फीस है और उसके चारों तरफ ये आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये
स्पर्मेटोजोन्स दिखाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि हमने अभी पहले बताया कि जो मेल गैमेट होते हैं वो वास्ट नंबर बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट्स वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब उनका ट्रांसपोर्ट होता है तो उस दौरान बहुत सारे गैमेट नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल गैमेट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पहले डिस्कस किया गया, शरीर के अंदर होगा। एग्जाम्पल मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, डिस्कस किया गया अभी कुछ देर पहले कि रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, विद इन द बॉडी होता है, और स्पेशली जो है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। एक बर्ड को दिखाया गया है जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगी। अब जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तब हम बात करते हैं कि निषेचन की क्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। व्हाट हैपन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, क्या होता है निषेचन के बाद। हम लोग जान रहे हैं कि द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है तो एक सेल बनता है, सेल जो है डिप्लॉयड होता है जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहा जाता है, और ये जो है जाइगोट कहलाता है। तो जाइगोट बनेगा एंड देन आफ्टर इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा जिसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो एंड दिस जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड विच इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ at the time of embryogenesis like morula stage, blastula stage, gastrula stage and then after organogenesis। ये पूरी की पूरी जो घटनाएं होती हैं इन सारे को एक साथ मिला करके जो है हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है। एक छोटे से बेबी को यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, पूरी बॉडी नहीं है, बच्चे का हेड दिखाई दे रहा है और वो अभी बच्चा जो है बन रहा है, मीन्स की जाइगोट से अभी हेड का फॉर्मेशन हो चुका है और फिर फाइनली वो बच्चा जो उसके पूरे शारीरिक जो भी ऑर्गन सिस्टम है वो सारे के सारे उसमें डेवलप करेंगे। देन आफ्टर जाइगोट की हम बात करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट क्या होता है, तो जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीवों के जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, जाइगोट है। जाइगोट इंश्योर करता है कि जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से बनने के लिए क्या चाहिए, जाइगोट चाहिए। तो जाइगोट जो एक तरह से जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जोड़ने वाला संरचना है। देन आफ्टर एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स लाइफ एज सिंगल सेल द जाइगोट। कह रहा है कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जीवन जो है एक सेल से स्टार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। हम लोग पहले से जानते हैं, जब इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा कि इवोल्यूशन जो है एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों की तरफ अग्रसर हुआ है। पृथ्वी पर सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, देन आफ्टर यूनिसेलुलर से मॉडिफिकेशन होकर के और मल्टीसेलुलर की तरफ आज जो है बड़े बड़े जो है विशालकाय जीव जो है पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। अब प्रोसेस को दिखाया गया है, एग है, स्पर्म है, दोनों का संयोजन होगा, बन जाता है जाइगोट। तो एक स्लाइड से जो है दिखाने का प्रयास किया गया, इसके अंदर ये क्रोमोसोम के नंबर्स को दिखाया जा रहा है। तो ये जो है प्रोसेस है जाइगोट, आप लोगों ने देख लिया। देन आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस, the process of development of embryo from zygote is called embryogenesis. During the embryogenesis, zygote undergoes mitotic cell division and cell differentiation. दो तरह के चेंजेज आते हैं। पहले जो है जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा एंड देन आफ्टर जो भी जो है डिवीजन हो रहा है, जो सेल बन रहे हैं वो सेल एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होंगे, अलग होंगे। ये प्रोसेस को दिखाया गया कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट है ये डिवाइड करेगा, डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस डिवीजन होगा एंड देन आफ्टर जितने सेल बनेंगे वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले एक जो है एक सेल था, ये एग है, इसको स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं, देन आफ्टर ये क्या बना लिया, दिस इज द जाइगोट। और जाइगोट में अब क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है।
और यहाँ पर जो है डिफरेंट स्टेजेस जो है दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेज जो बना इसको हम लोग मारुला कहते हैं। हालांकि मारुला डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले एक सेल से 2 सेल स्टेज, 1 सेल से 2 सेल स्टेज, देन आफ्टर 4 सेल, देन आफ्टर 8 सेल, देन आफ्टर 16 सेल, and these 16 cells are form a ball-like structure. This ball-like structure is called as marula stage. Marula stage is named on the basis of a fruit Morus alba. Morus alba एक फल होता है जिसमें जो है सेल का अरेंजमेंट कुछ इसी तरह से दिखाई देता है। उसी फल के आधार पर इसका नाम पड़ गया है मारुला। The central cell of marula is shifted towards the peripheral region and a central cavity is formed. This central cavity is called as blastocele and stage is called as blastula stage. जब जो है मॉरुला में जो सेंट्रल सेल्स होते हैं वो जब जो है बीच के कोशिकाएं किनारे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं तो वहाँ पर एक सेंट्रल कैविटी बनता है। उस सेंट्रल कैविटी को हम लोग जो है ब्लास्टोसेल कहते हैं और ब्लास्टोसेल कैविटी उपस्थित होने की वजह से इस अवस्था को हम लोग ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। देन आफ्टर ब्लास्टुला चेंज होता है गैस्ट्रुला में और गैस्ट्रुला स्टेज आते आते 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन जाती हैं जिसको जो है हम लोग एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म कहते हैं। जैसे जो है तीनों जर्म लेयर्स बन जाती हैं तुरंत प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। देन आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में। आप देख सकते हैं कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म जो है, 2 तरह के नहीं बल्कि आपको 3 तरह के ऑर्गेनिज्म जो है दिखाई देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। ओविपैरस, इसको सिंपली एग लेयर से कहते हैं। आपने हेन को देखा होगा, मुर्गी को देखा होगा अंडे देते हुए, ओविपैरस है। देन आफ्टर बीवीपैरस जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, बर्थ टू यंग वंस, जैसे जो है काऊ है, बुफेलो है, गोट है, ह्यूमन है, बीवीपैरस। फिर ओवोविविपैरस, ओवोविविपैरस वो होते हैं जो अनमेच्योर्ड बेबी को जन्म देते हैं, यानी कि एक लेयर्स भी होते हैं और प्लस जो है वो यंग वंश को भी जन्म देते हैं, दोनों करते हैं। और ओवोविविपैरस में एक बेहतरीन एग्जांपल अगर आपको देखा जाए तो इसमें कंगारू या माइक्रोपस आ जाता है जो एक अनमेच्योर बेबी को जन्म देता है और देन आफ्टर वो जो है उसका जो है लालन पालन एक मार्सुपियल में कर लेता है। तो इस तरह से जो है जाइगोट के डेवलपमेंट के आधार पर ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में ग्रुपिंग कर दिया गया है। पहला ओविपैरस अंडे देने वाले, दूसरा बीवीपैरस डायरेक्ट बच्चे को जन्म देने वाले और तीसरा जो है ओवोविविपैरस जो अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि दोनों ही कंडीशन उसमें देखी जाती है। वो एग लेयर्स भी होते हैं और बीवीपैरस भी होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ओवोविविपैरस। इस तरह से जो है जाइगोट के डेवलपमेंट के आधार पर 3 ग्रुप जो है ऑर्गेनिज्म की पृथ्वी पर दिखाई देती है। नाउ नेक्स्ट, ओविपैरस एंड बीवीपैरस एनिमल में डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओविपैरस एंड बीवीपैरस। व्हाट इज ओविपैरस एनिमल्स दैट प्रोड्यूस एग्स दैट मैच्योर एंड हैच आफ्टर द बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। इसमें जो है जो एनिमल होगा वो डायरेक्ट बच्चे को डायरेक्ट एग को जो है लेच करता है और फिर जो उसके अंदर जो एग होता है उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है और जब उसमें एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है तो हैचिंग होती है। एक प्रोसेस है हैचिंग। हैचिंग का मतलब होता है इमर्जेंस ऑफ लार्वा फ्रॉम एग। अंडे से लार्वा को बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर हैचिंग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू डेवलप लाइफ यंग इंडिविजुअल्स, वो पूरा का पूरा विकसित बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता है, उसको बीवीपैरस कहेंगे। ले इधर फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग, अंडे दोनों तरह के हो सकते हैं। निषेचित अंडा भी हो सकता है और जो है अनिषेचित अंडा भी हो सकता है। अगर निषेचित है तो उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा, अगर अनिषेचित है तो पहले जो है वो फर्टिलाइज होगा। देन आफ्टर उधर गिव बर्थ टू यंग
इंडिविजुअल्स, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ डायरेक्ट जब बच्चे को ही जन्म देना है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही वो प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले नहीं हो पाएगा। चलिए, मे अंडरगो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने हेन को देखा होगा, फर्टिलाइजेशन उसमें इंटरनल होता है और वो एग दे देती है, और वहीं एम्फीबियंस में आप लोग देखा होगा, एम्फीबियंस में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब एग लेइंग करने के बाद जो है निषेचन की क्रिया पूरी होती है। तो यही लिखा है कि मे अंडरगोज इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और उधर अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑलवेज वहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, कभी वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, चलिए। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ऑकर्स आउटसाइड द फीमेल, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ऑकर्स इनसाइड द फीमेल। आप लोग जानते हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो यूटेराइन बॉडी के अंदर होगा, जिसको हम लोग गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो यहाँ गैस्टेशन पीरियड चलेगा, यहाँ कोई गैस्टेशन पीरियड नहीं है। तो दीज आर द माइनर डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी डिफरेंस यहाँ पर जो है दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द यॉक, यू नो वेरी वेल। अंडे के अंदर दो तरह के जो है प्रोटीन दिखाई देते हैं, सफ़ेद वाला भाग एल्बुमिन प्रोटीन एंड पीला वाला भाग यॉक प्रोटीन। तो जो पीला वाला भाग जो होता है, येलो पार्ट जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यॉक प्रोटीन कहते हैं। और जो उस अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, वो अपना पोषण जो लेता है वो यॉक प्रोटीन से लेता है। ठीक है बच्चा लोग। द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर, you know very well. After the blastula stage, the blastula are implanted with the uterine body, and the structure which connect the embryo with the uterus is called as placenta. जो embryo होता है, जो ब्लास्टुला स्टेज है, वो यूट्राइन बॉडी से जिस संरचना से जुड़ता है उसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। और उस प्लेसेंटा के जरिए जो है, जो एम्ब्रियो है वो अपना पोषण जो है मदर से लेता रहता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है। ओविपेरस जो एनिमल्स हैं, इनमें जो एम्ब्रियो है वो अपना पोषण यॉक प्रोटीन से लेता है, और वहाँ जो न्यूट्रिशन होगा वो मदर से मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए। द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस। भाई बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बाहर डेवलपमेंट हो रहा है, तो हो सकता है कि इनके कोई शत्रु, मान लो कोई अंडे खाने वाला है, हो सकता है ना, एग ईटर। हम लोग भी तो एग ईटर हैं, नहीं, मुर्गी के अंडे को ऑमलेट बना के फ्राई करके खा लेते हैं। तो कोई ऐसा मिल गया तो बेचारा उसके साथ जो है अनहोनी हो जाएगा, अंडे को डिस्टर्ब कर दिया, तो यहाँ पे सर्वाइबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ये लिखा है कि द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज और लेस। और वहाँ क्या है भाई, जो भी है, जो फीटस है, जो ब्रूड है, वो एकदम यूट्राइन बॉडी के अंदर है, वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो वहाँ पर कोई जो है उसको इंजरी नहीं पहुँचा सकता, इसीलिए वहाँ पर सर्वाइबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर। कुछ एग्जाम्पल आपको नीचे जो है दिखाए गए हैं। ये बर्ड्स लिखा हुआ है। ये बर्ड्स से रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मोस्ट फिशेज, इंसेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल। And the example of viviparous animals are most of the mammals: cow, buffalo, goat, sheep, elephant, human, monkey, apes, all are the viviparous. ठीक है, हम लोग भी viviparous हैं। अब हम बात करेंगे ओवोविविपेरस का, जो थोड़ा सा जो है ओविपेरस और विविपेरस से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है। इसकी हम बात अलग से कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डायग्राम भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसका फोटोग्राफ्स है। नहीं समझ में आ रहा है? स्कॉर्पियन है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ओवोविविपेरस का। आप देख सकते हैं कि दीज प्रोड्यूस एग्स, बट इंस्टीड ऑफ लेइंग द एग्स, द एग्स डेवलप विद इन द मदर्स बॉडी। ये कह रहा है कि ये अंडे देते हैं, लेकिन वो अंडे ना उस फीमेल के बॉडी के अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही हो जाता है, और जब उससे हैचिंग होकर के एक नया बेबी बाहर आ जाता है, तब जाकर के वो बच्चे को जन्म देगा। तो यानी कि दोनों कंडीशन आ गया, एग लेइंग भी किया और यंग वंस को जन्म दिया, दोनों कंडीशन आया, नाम पड़ा ओवोविविपेरस। देन आफ्टर द एग्स हैच विद इन द मदर्स बॉडी। जो हैचिंग प्रोसेस होगा, हमने हैचिंग का मतलब क्या बताया, इमरजेंस ऑफ लार्वा फ्रॉम एग।
अंडे से लार्वा के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। तो ये हैचिंग हो गया। हैचिंग कहाँ हुआ? मदर बॉडी के अंदर हुआ। देन आफ्टर एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम यॉक स्टोर्ड इन एग। यहाँ भी जो एम्ब्रियो होगा वो अपना पोषण जो है यॉक से ही लेगा, उसको मदर से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। मदर से न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ बेबी पैरस एनिमल्स में मिल पाता है। अगर वो ओबी पैरस है तो भी जो है यॉक से, और ओवो बेबी पैरस है तो भी यॉक से। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सम शार्क्स, यू नो वेरी वेल शार्क्स, फिशेज है सच एज द बास्किंग शार्क। एक ऐसी शार्क है इसका नाम है बास्किंग शार्क, वो भी पैरस होता है। और स्कॉर्पियन जो कि डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है, वो एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं। फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, वो मेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मेटिंग कंडीशन में वो फाइट नहीं कर रहे हैं, वो हस्बैंड वाइफ का प्रेम है वहाँ पर। बाकी और जो ऐसा नहीं वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा होगा तो दूसरा कंडीशन आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो हम लोग बात कर लेंगे। अभी हम लोग बात जो कर रहे थे कि जो जाइगोट है वो माइटोसिस करता है, लेकिन वहाँ पे क्लियर माइटोसिस तो होता नहीं है। उस प्रोसेस को हम लोग जाइगोट कहते हैं। बहुत तेज़ी से जो है जाइगोट डिवाइड करता है, और माइटोसिस कभी इतना तेज़ी से नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है माइटोसिस होने के लिए जनरेशन टाइम की आवश्यकता पड़ती है। आप यहाँ देख सकते हैं क्लीवेज ऑफ जाइगोट हो रहा है। दिस इज द सिंगल जाइगोट, क्लीवेज हुआ। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेज जो है आते जा रहे हैं। कुछ स्टेप्स यहाँ पर हाइड किया गया है, जैसे 1 सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज आते हैं, देन आफ्टर 4 सेल स्टेज, देन आफ्टर 8 सेल स्टेज, और फिर उसके बाद से जो है मारुला, ब्लास्टुला, फिर जो है गैस्टुला, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये 8 सेल स्टेज है, फिर इसमें क्लीवेज हुआ, ये जो है बीच में मारुला स्टेज आएगा, फिर उससे जो है ये ब्लास्टुला स्टेज बनेगा। लेकिन ये ब्लास्टुला बना है, लेकिन ये हॉलो बॉल है। हमने बताया कि बीच से ये खोखला स्थान होता है, और तब इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। ये ब्लास्टुला का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, जिसमें हमने बताया कि इसमें सेंट्रल जो कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी को ब्लास्टोसिल कहा जाता है। दिस इज द ब्लास्टोसिल, आप देख सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शन आप ब्लास्टुला में आप देखेंगे तो ब्लास्टोसिल आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब उस ब्लास्टोसिल में ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर जो है ये आपका ब्लास्टोसिल तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें 3 जर्मिनल लेयर्स बन जाएंगे, लाइक एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। जब ये लेयर्स बन जाएं तब हम इसको कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं गैस्टुला स्टेज। ठीक है, और ब्लास्टुला से गैस्टुला बनने की क्रिया को गैस्टुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्टुला फ्रॉम ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज गैस्टुलेशन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैस्टुलेशन। और ये जब गैस्टुलेशन हो जाता है, अब ये इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर। अब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है चलेगा। अगर वो बीबी पैरस एनिमल है तो गैस्टेशन चलेगा, और नहीं है तो इंक्यूबेशन चलेगा। ठीक है, अगर वो बी पैरस है तो इंक्यूबेशन चलेगा, और अगर जो है वो बीबी पैरस है तो गैस्टेशन चलेगा। 2 टर्म आते हैं, एक जो है इंक्यूबेशन है और एक जो है, तो हम लोग जो है बात कर रहे थे इम्प्लांटेशन की। आप देख सकते हैं कि जो है गैस्ट्रुला स्टेज पर जो है कैसे जो है यूट्राइन बॉडी से ये प्लेसेंटा के जरिए जो है अटैच हो जाता है, और इसको हम लोग इम्प्लांटेशन या इसी को निडेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन सिर्फ और सिर्फ जो है बीबी पैरस ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Now this is the gastrulation. The process of formation of gastrula is called as gastrulation. गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो है 3 जर्म लेयर बनती हैं। आप देख सकते हैं इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स लाइक एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसमें सिर्फ एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है। तो अगर जो है किसी एनिमल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 जर्मिनल लेयर आ रही हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, अगर तीनों आ रही हैं तो इसको हम लोग जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। अगर 2 ही जो है एम्ब्रियोनिक या जर्म लेयर बन रही हैं तो उसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आर द एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक। एंड देन आफ्टर प्लैटीहेलमिन्थेस टू फाइलम कार्डेटा जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके डेवलपमेंट में जो है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर के और कार्डेटा तक के जो एनिमल हैं, इनमें जब डेवलपमेंट होता है तो उनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों के तीनों लेयर बनती हैं, इसलिए उनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोसेस को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। ये ब्लास्टोसिल है।
ब्लास्टोसिल जब रहेगा तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। देन आफ्टर हल्का सा चेंजिंग इसमें आ रहा है, ये ब्लास्टोसिल है। देन आफ्टर ये क्या बन गया, जब ये ब्लास्टोसिल आर्केंट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, आर्केंट्रॉन में। तो जब ये आर्केंट्रॉन बनना प्रारंभ होता है तब हम इसको कहते हैं अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज। शुरुआती दौर में, प्रारंभिक दौर में जब ये गैस्ट्रुला बनना प्रारंभ होता है, जब ये गैस्ट्रोसिल बनना प्रारंभ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली गैस्ट्रुला। और अर्ली गैस्ट्रुला के दौरान ही क्या बनता है, आर्केंट्रॉन बनना प्रारंभ होता है, या फिर इसी को गैस्ट्रोसिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, देखो सिल वर्ड जहां आ जाए ना, सिल का मतलब होता है कैविटी यानी कि गुहा, खोखला स्थान। तो यहाँ पर जो है आर्केंट्रॉन बन रहा है, आर्केंट्रॉन बन रहा है, प्रारंभिक दौर में है, तो इसको हम लोग अर्ली गैस्ट्रुला कहेंगे। जब ये जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो हम इसको लेट गैस्ट्रुला जो है कहते हैं। और लेट गैस्ट्रुला स्टेज आते आते आपको जो है मीजोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, ये तीनों के तीनों लेयर बन के तैयार हो जाते हैं, जैसा कि आप ऊपर अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में भी देख सकते हैं। एक्टोडर्म में और इंडोडर्म, अभी भी इसमें मीजोडर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो एक चीज आप याद रखेंगे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि क्या अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीजोडर्म को एब्सेंट किया गया है, मीजोडर्म नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ एक्टोडर्म और इंडोडर्म दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो है अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में मीजोडर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है। जब वो अर्ली गैस्ट्रुला में मीजोडर्म बन जाएगा तब हम उसको क्या कहेंगे, लेट गैस्ट्रुला कहेंगे। क्या कहेंगे, लेट गैस्ट्रुला कहेंगे। कब कहेंगे, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म। इसका मतलब ये है कि सबसे लेट में बनने वाली जो मेम्ब्रेन है वो कौन है, मीजोडर्म। अब आप लोग एक सवाल का आंसर हमको जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर जो है जो ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हों हमको बाद में बताएंगे कि जब जो है सबसे बाद में मीजोडर्म बना, और हम लोग जानते हैं कि वैस्कुलर सिस्टम से यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे पार्ट किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। क्लियर। और मीजोडर्म कब बनता है, सबसे लास्ट में। और सबसे पहला जो प्रेगनेंसी का जो मेडिकल साइंस जो साइन निकालता है वो हार्ट बीट सुनता है, हार्ट साउंड सुनते हैं, पहली बार हार्ट साउंड सुनाई देता है, समझ गए। तो जब लास्ट में मीजोडर्म बना, और हम लोग जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट जो है, चाहे वो ब्लड हो, हार्ट हो, ब्लड वेसल्स हो, वो सारे के सारे किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। और यहाँ जो है मीजोडर्म सबसे लास्ट में बन रहा है, तो हार्ट साउंड सबसे पहले सुनाई कैसे दे देता है, यही सवाल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो आपने देखा ये कैसे जो है एक जो है गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस चल रहा है। तीनों जर्म लेयर्स की बनने की क्रिया को सामूहिक रूप से हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। आप सिंपली यू कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम ब्लास्टुला। ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऑर्गेनोजेनेसिस। आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन द प्रोसेस स्टार्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। आप देख सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स। तीनों जर्म लेयर से जो अंगों का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। अंगों का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं दिस इज द एंडोडर्म, दिस इज द मेसोडर्म, दिस इज द एक्टोडर्म। आप देख सकते हैं एंडोडर्म से कौन कौन सी हमारे शरीर की संरचनाएं